फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव 2 का, काफ़ी इजी है ये। एज द मास नंबर ए इंक्रीजेज, ए जो है वो इंक्रीज कर रहा है आपका, ठीक है, मास नंबर ए इंक्रीजेज, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिलेटेड टू द न्यूक्लियस डू नॉट चेंज, क्या क्या चीज़ें नहीं चेंज करेंगी। मास नंबर इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो आप देखो फर्स्ट ऑप्शन मास नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो मास भी इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर है वो बढ़ रहा है, तो जो टोटल मास होगा न्यूक्लियस का वो भी बढ़ रहा होगा। टोटल मास बढ़ रहा है तो टोटल वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा, जो नए न्यूक्लियस से नए न्यूक्लियॉन्स आके उसमें ऐड हो रहे होंगे तो टोटल वॉल्यूम जो हो रहा होगा वो धीरे धीरे क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा होगा। डेंसिटी, तो डेंसिटी कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, जिस रेट से मास बढ़ेगा उसी रेट से वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ये डेंसिटी क्या रहेगी इसकी, कांस्टेंट। डू नॉट चेंज, तो क्या चीज़ नहीं चेंज करेगी, डेंसिटी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी ओवरऑल बढ़ेगी, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ओवरऑल क्या होगी, बढ़ेगी, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तो ये डिक्रीज भी हो सकती है और ये इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन ए कहाँ, जैसे कि हमने ग्राफ देखा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का, ऐसे ग्राफ था, अगर ए इस रीजन में और ए बढ़ रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ेगी आपकी, और अगर इस रीजन में और ए बढ़ रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या करेगी, इसमें डिक्रीज करेगी, लेकिन अगर हम सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, वो आपकी इंक्रीज होगी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन आप बहुत अच्छा है, इसको बहुत ढंग से समझना है आपने। द हैवियर न्यूक्लियाई टेंड टू हैव लार्जर एन बाई जेड रेशियो, ठीक है, जो हैवियर न्यूक्लियर होता है उसमें एन बाई जेड रेशियो ज़्यादा होता है। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जेड क्या है, जेड है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो जैसे जैसे ऐसे समझो आप, स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग में बिल्कुल जैसे ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, तो इसमें क्या होता है 7 एंड 14, ऑक्सीजन क्या होता है 8 O 16, यानी इसमें जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, यानी इस केस में एन बाई जो जेड रेशियो आएगा, एन बाई जेड जो रेशियो आएगा वो लगभग लगभग किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। लेकिन जैसे जैसे न्यूक्लियस ग्रो करना शुरू कर देते हैं, काफ़ी बड़े होते जाते हैं, तो उसमें न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनका नंबर तेज़ी से बढ़ता है, प्रोटॉन्स कम होते हैं, ठीक है। जैसे आप यूरेनियम के न्यूक्लियस की बात करो तो वो 92 और 238 कुछ ऐसे होता है, अब उसमें प्रोटॉन्स तो सिर्फ कितने 92, प्रोटॉन्स जो है वो कितने 92, और न्यूट्रॉन्स कितने, तो न्यूट्रॉन्स हैं 238 माइनस 92, यानी वो 100 से भी ऊपर है। इवन ये लगभग कितना आ जाएगा, कुछ 130 140 के आसपास कुछ पहुंच जाएगा, ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस हैवी होते चले जाते हैं, ठीक है, इनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, ठीक है। एन बाई जो जेड रेशियो है वो आपका ग्रेटर देन 1 होना शुरू हो जाता है, और ज़्यादा होता जाता है, ठीक है। तो वो आपको ढंग से समझना है, ठीक है। तो पहले आप मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। जैसे ऐसे समझो, जब न्यूक्लियस बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जो प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्स लग रहा होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का भी फोर्स होता है। न्यूक्लियर जो फोर्स होता है वो न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, यानी मान लिया अगर यहाँ एक प्रोटॉन है तो इस पर जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा, जो आसपास की दो 4 5 10 जो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होंगे उनका सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा इस पर, ठीक है। लेकिन इस पर जो रिपल्शन फोर्स लग रहा होगा वो जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, यहाँ एक प्रोटॉन होगा वो भी रिपल्शन फोर्स मार रहा होगा, यहाँ एक प्रोटॉन होगा वो भी इस पर रिपल्शन फोर्स मार रहा होगा, यहाँ पे एक प्रोटॉन होगा वो भी इस पर रिपल्शन फोर्स मार रहा होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो प्रोटॉन्स होंगे, मतलब हैवी न्यूक्लियस से ज़्यादा प्रोटॉन्स हैं तो इस पर रिपल्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, ठीक है। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोटॉन्स का नंबर है उससे ज़्यादा हम क्या फिट करते हैं इसके अंदर, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, फिर वो उतना रिपल्शन नहीं मारते हैं, तो फिर इस सिस्टम को वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। ए न्यूट्रॉन इज हैवियर देन प्रोटॉन, इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ए न्यूट्रॉन इज अनस्टेबल पार्टिकल, ये भी यहाँ पे भी कोई लेना देना नहीं है इसका। ए न्यूट्रॉन डज नॉट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक रिपल्शन, बिल्कुल ठीक है। जो अनस्टेबिलिटी है न्यूक्लियस की, अगर कोई बड़ा न्यूक्लियस है तो उसकी जो अनस्टेबिलिटी है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से, इसलिए तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, न्यूट्रॉन डज नॉट एक्सर्ट इलेक्ट्रिक रिपल्शन। अगर आपने प्रोटॉन्स का नंबर बढ़ाना शुरू कर दिया तो रिपल्शन बहुत तेजी से बढ़ेगा, ठीक है, इसलिए हम प्रोटॉन्स का नंबर नहीं न्यूट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज करते हैं। कूलॉम फोर्सेज हैव लॉन्ग रेंज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्सेज, और यही रीजन है जिसकी वजह से रिपल्शन लगता है, ठीक है, क्योंकि जो कूलॉम्स फोर्सेज होते हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज होते हैं, और न्यूक्लियर फोर्सेज जो होते हैं वो शॉर्ट रेंज होते हैं। तो मैंने बताया अगर यहाँ पे अगर कोई न्यूक्लियॉन है तो उसके आसपास वाले जो होंगे वही सिर्फ न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स दे रहे होंगे, लेकिन जो दूर दूर वाले भी होंगे वो भी इसको क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो ये अनस्टेबिलिटी की तरफ जाता है, और उससे बचाने के लिए इसके अंदर हम बहुत सारे न्यूट्रॉन्स भर देते हैं, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। कूलॉम्स फोर्सेज हैव लॉन्ग रेंज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्सेज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट एंड डी पार्ट।
थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ए फ्री न्यूट्रॉन्स डिकेज टू ए प्रोटॉन बट ए फ्री प्रोटॉन डज नॉट डिके टू ए न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन पढ़ी है। जो फ्री न्यूट्रॉन होता है वो डिके करता है तो एक प्रोटॉन बनाता है और प्लस एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूट्रॉन का जो मास है वो ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन का जो रेस्ट मास है वो प्रोटॉन के रेस्ट मास से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो वो कुछ मास प्रोटॉन में आ जाता है और थोड़ा सा मास बचता है, स्लाइटली ज़्यादा होता है। जो थोड़ा सा मास बचता है वो किस फॉर्म में, वो किस में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन में आ जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है, मान लिया 100 यूनिट्स मास है न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो 99 यूनिट्स प्रोटॉन को मिल जाता है और 1 यूनिट किसको मिल जाता है, इलेक्ट्रॉन को। बस ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया है इसको। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस दिए गए हैं। न्यूट्रॉन इज ए कंपोजिट पार्टिकल मेड अप ऑफ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन वेयर प्रोटॉन इज ए फंडामेंटल पार्टिकल। बिल्कुल गलत है। न्यूट्रॉन भी एक फंडामेंटल पार्टिकल होता है, प्रोटॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन भी फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, बी पार्ट, न्यूट्रॉन इज एन अनचार्ज पार्टिकल वेयर प्रोटॉन इज ए चार्ज पार्टिकल। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, वो अनचार्ज पार्टिकल है, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल है, बस खत्म। तो इससे इसका डिके होने का क्या मतलब है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हो सकता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब कुछ ऐसे है कि जो नेचर है वो चार्ज पार्टिकल्स को फेवर करती है, तो जो अनचार्ज पार्टिकल है वो चार्ज में डिके हो जाता है और जो चार्ज है वो अनचार्ज में डिके नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, न्यूट्रॉन हैज़ लार्जर रेस्ट मास देन द प्रोटॉन। बिल्कुल ठीक। ठीक है, न्यूट्रॉन का जो मास होता है, रेस्ट मास, वो ज़्यादा होता है बजाय प्रोटॉन से। ठीक है, तो इसलिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके करता है और साथ में क्या देता है, एक इलेक्ट्रॉन भी देता है। ठीक है, क्योंकि उसका रेस्ट मास ज़्यादा है, तो कुछ 99.9% मास प्रोटॉन में चला जाता है, बाकी 0.01% मास आपका इलेक्ट्रॉन में। कुछ ऐसे मान सकते हो आप। ठीक है, और वीक फोर्सेस कैन ऑपरेट इन ए न्यूट्रॉन बट नॉट इन प्रोटॉन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ कौन सा ऑप्शन होगा इसका, सी पार्ट। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। कंसीडर ए सैंपल ऑफ प्योर बीटा एक्टिव मटेरियल, यानी एक मटेरियल है वो सिर्फ क्या एमिट करता है, बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है, उसका नाम रखा गया प्योर बीटा एक्टिव मटेरियल। ठीक है, तो जरा इक्वेशन अगर देखें हम, तो मान लिया एक्स एक एलिमेंट है, जेड और ये ए दिया है, और ये बीटा पार्टिकल एमिट करता है और ये वाई में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मान लिया बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। बीटा दो पार्टिकल होते हैं, बीटा एक तो होता है बीटा पॉजिटिव, बीटा नेगेटिव। बीटा नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन, बीटा पॉजिटिव मतलब पॉजिट्रॉन। तो कुछ भी मान लेते हैं, मान लिया बीटा पॉजिटिव उसने एमिट किया है। ठीक है, +1 E0। ठीक है, जब एमिट करेगा तो यहाँ पे बन जाएगा आपका Z-1 और यहाँ रहेगा ए का ए ही रहेगा। लेकिन जब भी बीटा पार्टिकल एमिट होता है, एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होता है जिसका रेस्ट मास 0 होता है। ठीक है, जिसका रेस्ट मास क्या होता है, 0। एक एंटी न्यूट्रिनो भी एमिट होता है, प्लस कुछ एनर्जी डेसिपेट होती है इसमें। ठीक है, और ये जो एनर्जी डेसिपेट होती है ये तो काफ़ी हैवी होगा, तो ये जो एनर्जी डेसिपेट होती है ये इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो आपस में शेयर कर लेते हैं। कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कुछ पार्ट एंटी न्यूट्रिनो ले लेता है, और ये फिक्स नहीं है कि कितना पार्ट इलेक्ट्रॉन लेगा, कितना पार्ट एंटी न्यूट्रिनो लेगा। ठीक है, कुछ भी जा सकता है। हो सकता है 10% इसने ले लिया हो तो ये 90% शेयर कर लेगा। हो सकता है इसने 80% ले लिया हो तो ये क्या कर लेगा, आपको 20% शेयर कर लेगा। ठीक है, इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन एमिट को, और ये एनर्जी किस फॉर्म में शेयर करते हैं, तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। इलेक्ट्रॉन एमिट करता है कुछ काइनेटिक एनर्जी से, ये जो एंटी न्यूट्रॉन है उसके पास भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में ये एनर्जी शेयर करते हैं। कुछ भी रेशियो हो सकता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, एक मान लिया पहला एक्स डिके किया और उसमें इसने 80% ले ली, इसने 20% ले ली। हो सकता है दूसरा एक्स डिके करे, इसमें इसको 30% मिले और इसको 70% मिले, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं इसमें। ऑल बीटा पार्टिकल्स एमिटेड हैव द सेम एनर्जी, बिल्कुल गलत। मैंने क्या बताया अभी आपको कि जो बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं और जो एंटी न्यूट्रॉन है, ये दोनों जो एनर्जी है वो शेयर करते हैं, तो इनका रेशियो फिक्स नहीं होता है। तो ये हमेशा जितने भी बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे वो सेम एनर्जी से नहीं होंगे, उनकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है, कितनी से कितनी, कहाँ से कहाँ तक। मिनिमम हो सकती है 0। 0 कब हो सकती है, जब सारी की सारी क्यू एनर्जी कौन ले जाए, एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है, एक्सट्रीम केस है, पॉसिबिलिटीज़ की बहुत कम होती है, न के बराबर, लेकिन पॉसिबिलिटी है। ठीक है, और मैक्सिमम जो हो सकती काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी या ये जो पॉजिट्रॉन है बीटा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो मैक्सिमम हो सकती है क्यू कब होती है, जब एंटी न्यूट्रॉनों को कितनी एनर्जी मिले, ऑलमोस्ट 0। तो सारी एनर्जी 99.99% किसको मिल जाए, इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो ये रेंज है इसकी काइनेटिक एनर्जी, 0 से लेकर क्यू तक कुछ भी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है इसकी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ठीक नहीं है। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, द बीटा पार्टिकल्स ओरिजिनली एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस एंड आर इजेक्टेड एट द टाइम ऑफ बीटा डिके। ये बिल्कुल ही गलत है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। या जो इलेक्ट्रॉन या जो पॉजिट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता नहीं है, वो इंस्टेंटली बनता है। ठीक है, न्यूट्रॉन
प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, बीटा पार्टिकल बनता है और वो वहाँ से इजेक्ट कर जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन सी, द एंटी न्यूट्रिनो एमिटेड इन बीटा पार्टिकल हैज जीरो मास। बिल्कुल ठीक बात है, एंटी न्यूट्रिनो का जो मास होता है वो जीरो होता है, लेकिन मोमेंटम जीरो नहीं होता है ना, मोमेंटम जीरो नहीं होता है। जैसे 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 आप समझो फोटोन है, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, जीरो, लेकिन क्या उसका मोमेंटम जीरो होता है, नहीं, मोमेंटम जो होता है पी वो होता है ई बाई सी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है। ऐसे फोर्थ ऑप्शन, द एक्टिव न्यूक्लियस चेंज टू वन ऑफ इट्स आइसोबार्स आफ्टर द बीटा डिके। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार वो होते हैं जिनका मास नंबर सेम होता है। तो आप देखो बीटा डिके के बाद क्या मास नंबर सेम रहा है, बिल्कुल ठीक। एक्स का जो मास नंबर है ए, वही जेड का मास नंबर ए है। एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, जेड चेंज हो गया, लेकिन मास नंबर नहीं चेंज हुआ है। तो एक्टिव न्यूक्लियस चेंजेस टू वन ऑफ इट्स आइसोबार्स आफ्टर द बीटा डिके, बिल्कुल ठीक बात है ये। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी पार्ट। क्लियर। फिफ्थ काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेज द एलिमेंट डज नॉट चेंज। अल्फा डिके करोगे तो भी एलिमेंट चेंज होगा, बीटा पॉजिटिव डिके करोगे तो भी एलिमेंट चेंज होगा, बीटा नेगेटिव डिके करोगे तो भी एलिमेंट चेंज होगा। कैसे चेंज होगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए ये है जेड और ए। अगर हम अल्फा डिके करते हैं तो अल्फा होता है ट्वाइस He4 हीलियम का न्यूक्लियस, तो जेड में 2 का डिक्रीज आ जाता है और ए में 4 का डिक्रीज हो जाता है। जेड की जगह हो जाएगा Z-2 और ए की जगह हो जाएगा A-4, तो एलिमेंट चेंज कर जाएगा। जेड चेंज कर गया तो एलिमेंट चेंज कर जाएगा, ठीक है, नहीं एलिमेंट हो जाएगा। ए चेंज कर जाएगा तो अभी एलिमेंट चेंज हो जाएगा, वो उसका आइसोबार बन जाएगा, ठीक है। अगर बीटा पॉजिटिव, तो बीटा पॉजिटिव होता है +1 E0। अगर ये इसमें से रिमूव होगा तो Z में 1 कम हो जाएगा और ए वैसा का वैसे ही रहेगा, आइसोबार बनेगा, लेकिन Z में इससे 1 कम हो जाएगा, एलिमेंट तो चेंज हो ही जाएगा, ठीक है। अगर बीटा नेगेटिव डिके होगा तो वो होता है -1 E0। जब ये रिमूव करेगा तो Z+1 हो जाएगा, Z की जगह क्या हो जाएगा, Z+1, तो अब भी आपका एलिमेंट चेंज हो गया, ठीक है। और गामा डिके होगा तो गामा डिके मैंने आपको बताया था पहले भी कि गामा डिके में होता है जो न्यूक्लियस होता है वो चेंज नहीं करता, एलिमेंट नहीं चेंज करता, वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, लेकिन रहता वही के वही है, जेड और ए वही रहेगा। हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है और कुछ रेडिएशन एमिट कर देता है, फोटॉन्स एमिट कर देता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, गामा डिके। तो यही वो डिके है जिससे एलिमेंट नहीं चेंज करता है। क्लियर। बाकी सबसे एलिमेंट चेंज कर जाते हैं। 6th क्वेश्चन करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेज द एटॉमिक नंबर डिक्रीजेज। एटॉमिक नंबर किस किस डिके में डिक्रीज करता है, तो फिर से मैं ऐसे लिख लेता हूँ ZXA। अगर इसमें से अल्फा डिके हो गया, मान ली इसमें से क्या एमिट कर गया, अल्फा पार्टिकल एमिट कर गया, तो Z की जगह हमें सिर्फ एटॉमिक नंबर पर कंसंट्रेट करना है, तो Z की जगह हो जाएगा Z-2। अगर इसमें से बीटा पॉजिटिव डिके कर गया तो Z की जगह हो जाएगा Z-1। अगर इसमें से बीटा माइनस डिके हुआ है तो Z की जगह हो जाएगा Z+1। और अगर इसमें से गामा डिके हुआ है तो Z की जगह Z ही रहेगा, ठीक है। तो किस में डिक्रीज कर रहा है, किस में एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर रहा है, तो अल्फा डिके में डिक्रीज कर रहा है और बीटा पॉजिटिव डिके में डिक्रीज कर रहा है। बीटा माइनस में इंक्रीज कर रहा है और गामा में चेंज नहीं हो रहा है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट एंड बी पार्ट। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट कॉज डिफ्लेक्शन इन। मैग्नेटिक फील्ड किस में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड ढंग से समझो, मैग्नेटिक फील्ड किस पर फोर्स लगाता है, कोई चार्ज पार्टिकल है और वो मूव कर रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तो उस पर वो फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है Q × V × V, ठीक है। फोर्स लगेगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जनरली पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किसको डिफ्लेक्शन नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो अल्फा पार्टिकल्स को डिफ्लेक्शन करेगा क्योंकि इस पर 2 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा प्लस पे भी 1 टाइम पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा माइनस पर 1 टाइम्स नेगेटिव चार्ज होता है, इन सबको डिफ्लेक्ट करेगा। गामा रेज को डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, ठीक। गामा रेज अनडिफ्लेक्टेड निकल जाएंगी क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती हैं, कोई चार्ज नहीं होता उन पर, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी पार्ट। बाकी सबको, ए को, बी को, सी को, सबको क्या करेगा, वो डिफ्लेक्ट करेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर हो जाएगा इसका डी पार्ट। 8th क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें से क्या क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल्स होते हैं और वो पार्टिकल्स जब मूव करते हैं, यानी वो हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं ट्वाइस He4, ठीक है। तो ये वेव्स नहीं होते हैं, ये पार्टिकल्स होती हैं, ठीक है। और जो वो मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में तो उनको कह देते हैं हम रेज, लेकिन वो हैं बेसिकली क्या, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये पार्ट भी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। बीटा प्लस, तो ये बीटा प्लस जो होते हैं पॉजिट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं और वो भी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। बीटा माइनस ये स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तो ये भी स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है। सिर्फ गामा रेज, हाँ, गामा रेज जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, ऐसा ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है, और वो ऐसे मूव कर रही होती है, ठीक है। तो जो गामा रेज हैं वही सिर्फ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बाकी सारे क्या हैं आपके पार्टिकल्स, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। 9th क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये।
उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है, बस उसी पे ये बेस्ड है बेसिकली। अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक नंबर में ग्राफ बनाएं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक नंबर में जब ग्राफ बनाते हैं तो पहले ग्राफ ये ऐसे इंक्रीज़ करता है फिर डिक्रीज़ करता है, ठीक है। तो हमें सिर्फ दो एलिमेंट्स पे कंसंट्रेट करना है, एक लिथियम पे और एक कार्बन पे, ठीक है। तो अगर आप उस ग्राफ में देखोगे ढंग से तो लिथियम आपको कहीं यहाँ मिलेगा और उससे स्लाइटली ऊपर कहीं आपको क्या मिलेगा, कार्बन, ठीक है, कुछ ऐसे मिलता है। अब इसी पे बेस्ड है ये पूरा क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं 2 लिथियम न्यूक्लियाई इन ए लिथियम वेपर, 2 लिथियम के न्यूक्लियाई हैं और वो वेपर एट रूम टेम्परेचर पे डू नॉट कंबाइन टू फॉर्म ए कार्बन न्यूक्लियस, ठीक है। ये कंबाइन होकर कार्बन न्यूक्लियस नहीं बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। लेकिन टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो एक एक चीज़ ढंग से देखनी है। फर्स्ट ऑप्शन, ए लिथियम न्यूक्लियस इज मोर टाइटली बाउंड देन द कार्बन न्यूक्लियस, क्या ये बात ठीक है? क्या लिथियम न्यूक्लियस कार्बन न्यूक्लियस से ज़्यादा टाइटली बाउंडेड? नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कार्बन की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो ज़्यादा है और लिथियम की कम है। इसका मतलब कार्बन ज़्यादा स्टेबल होगा, वो टाइटली बाउंड होगा, मोर टाइटली बाउंड होगा, ठीक है। तो ये गलत है। इसमें ये कह रहे हैं कि लिथियम मोर टाइटली बाउंड है, तो वो गलत है। क्लियर? बी पार्ट, कार्बन न्यूक्लियस इज एन अनस्टेबल पार्टिकल, ये भी बिल्कुल गलत है। कार्बन जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल नहीं, वो स्टेबल है, लिथियम से ज़्यादा स्टेबल है। अब देखो लिथियम नीचे पड़ता है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है वो कम स्टेबल है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो जो कार्बन है वो स्टेबल पार्टिकल है। अगर कार्बन स्टेबल नहीं होता तो हम लोग अभी तक डिके कर गए होते हैं। हमारी बॉडी का जितना भी हम खाते हैं बेसिकली हम कार्बन ही खाते हैं बेसिकली। कार्बन फाइबर में भी कार्बन होता है, कार्बन चेन्स जो बनती हैं सब में कार्बन ही कार्बन होता है, ठीक है। सेलुलोज, ग्लूकोज सब में कार्बन यूज़ होता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कार्बन न्यूक्लियस इज एन अनस्टेबल पार्टिकल, नहीं, कार्बन न्यूक्लियस तो स्टेबल पार्टिकल है, जो लिथियम है उससे ज़्यादा स्टेबल पार्टिकल है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, इट इज़ नॉट इनर्जेटिकली फेवरेबल, ये इनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। तो ढंग से समझना, जब कम बाइंडिंग, देखो आप इनर्जेटिकली फेवरेबल क्या होता है, जब हम अनस्टेबल सिस्टम से स्टेबल सिस्टम की तरफ जाते हैं तो ये इनर्जेटिकली फेवरेबल है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अगर हम लिथियम से कार्बन की तरफ जा रहे हैं तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा स्टेबल है? वो कार्बन ज़्यादा स्टेबल है। तो हम रिलेटिवली अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जा रहे हैं, लिथियम से हम कार्बन की तरफ जा रहे हैं, तो ये एनर्जेटिकली फेवरेबल चीज़ है, ठीक है। अनस्टेबल सिस्टम से आप कहाँ जा रहे हो? रिलेटिवली स्टेबल सिस्टम की तरफ, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी वो, अगर ढंग से आप समझना, अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, स्टेप ए से स्टेप बी में तक जाने में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ रही है, इसका मतलब आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो और वो हमेशा क्या होती है? एनर्जेटिकली फेवरेबल, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ये कह रहे हैं इट इज़ नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल, ठीक है। और डी ऑप्शन, कूलॉम्स रिपल्शन डज नॉट अलाउ न्यूक्लियाई टू कम वेरी क्लोज, ये ऑप्शन ठीक है। जब ये दोनों हिट करते हैं तो ये किस टेम्परेचर पर हैं? रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पे इनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है कि ये इतनी तेज़ी से हिट करेंगे, कंबाइंड होकर क्या बना लें? कार्बन। क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव, इसका भी न्यूक्लियस पॉजिटिव, इसका भी न्यूक्लियस पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या मारते हैं? रिपल्शन, ठीक है। तो ये ऑप्शन ठीक है, कूलॉम्स रिपल्शन डज नॉट अलाउ द न्यूक्लियाई टू कम वेरी क्लोज। हाँ, अगर यही रिएक्शन वेरी वेरी हाई टेम्परेचर पर हो रही होती तो इतनी तेज काइनेटिक एनर्जी से वो एक दूसरे को हिट करते कि वो कंबाइंड होकर क्या बना सकते थे? कार्बन बना सकते थे। लेकिन ये प्रोसेस रूम टेम्परेचर पे चल रही है तो इसीलिए ये नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। 10th क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये। फॉर न्यूक्लियाई ए इज ग्रेटर देन 100, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन 100, अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का, तो ये ए और ये है आपकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। तो पहले ये इंक्रीज़ करता है, मैक्सिमम पहुंचता है 56 तक, फिर ये डिक्रीज़ करना शुरू करता है। ये जो पीक आता है वो 56 आयरन पे मिलता है आपको। आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होती है। आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल पार्टिकल है, ठीक है। तो ये ए मतलब ग्रेटर देन ए, यानी कहीं 100 कहीं यहाँ होगा कहीं, ठीक है। ये 100 मिलेगा, इसके आगे की बात कर रहे हैं, इसके आगे की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो जो ऑप्शन दिए हैं देख लेते हैं वो एक ही करके। फर्स्ट ऑप्शन, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस डिक्रीजेज ऑन एन एवरेज एज ए इंक्रीजेज, ठीक है। जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं कहा, गड़बड़ नहीं करना है इसमें सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी बोला है उन्होंने। तो कह रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑन एन एवरेज डिक्रीज करेगी जब हम ए इंक्रीज करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जब आप ए इंक्रीज करोगे तो बाइंडिंग एनर्जी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन ए जिस रेट से इंक्रीज कर रहा होगा उतने उसके बराबर रेट से बाइंडिंग एनर्जी नहीं इंक्रीज करेगी, उससे कम रेट से स्लोली बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो अगर हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात करेंगे
तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बाइंडिंग एनर्जी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही है, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है ये टोटल क्या कर रही होगी, आपकी डिक्रीज कर रही होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी कह रहे हैं वो, ठीक है। बी पार्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, बी पार्ट। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिक्रीजेज ऑन एन एवरेज एज ए इंक्रीज, बिल्कुल ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिख भी रहा है, वो ए इंक्रीज करने पे क्या कर रही है, वो डिक्रीज कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है, ठीक। इफ न्यूक्लियस ब्रेक्स इनटू टू रफली इक्वल पार्ट्स एनर्जी इज रिलीज, बिल्कुल ठीक है। अगर ब्रेक होता है न्यूक्लियस तो 100 से कहाँ पहुँचोगे आप, 50 के आसपास पहुँचोगे, ठीक है। तो अब जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं। तो रिएक्टेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, प्रोडक्ट्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा है। इसका मतलब प्रोडक्ट्स ज़्यादा स्टेबल हैं, रिएक्टेंट्स कम स्टेबल है। और जब भी हम अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, क्लियर। तो बिल्कुल सही है सी ऑप्शन। इफ टू न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म ए बिगर न्यूक्लियस एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। अब इस केस में अगर 100 और 100 के दो मिक्स करके एक बिगर न्यूक्लियस बनाया, यानी 200 का, ये 200 का बनाया उन्होंने, दो मिक्स हो गए, तो अब ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। और यहाँ से साफ दिख रहा है जो प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी है वो कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और रिएक्टेंट की ज़्यादा है। इसका मतलब अब हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम रिलेटिवली अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। रिलेटिवली, एक तो ऑलरेडी ये अनस्टेबल था, उससे और ज़्यादा अनस्टेबल की तरफ हम जा रहे हैं। तो एनर्जी जो होगी वो रिलीज़ नहीं होगी, वो एब्जॉर्ब होगी। एनर्जी तब रिलीज़ होती है जब हम रिलेटिवली स्टेबल कंडीशन की तरफ जाते हैं। अब हम रिलेटिवली अनस्टेबल की तरफ जा रहे हैं तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, एब्जॉर्ब, रिलीज़ नहीं होगी। तो ये डी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तो इसमें सिर्फ कौन कौन से ऑप्शन होंगे आपके, बी पार्ट एंड सी पार्ट, क्लियर।